क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कुछ ना होने को हम व्यवस्थित करें और गणितीय रूप से उसका जवाब एक आ जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी अजीब और जादुई दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम संख्याओं के उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो अक्सर स्कूलों में हमें सिर्फ रटने के लिए दे दिया जाता है। हमारा मकसद उन उबाऊ नियमों को दोहराना नहीं है। हाँ, क्योंकि सूचनाओं की इस भारी भीड़ में जब हर तरफ सिर्फ शॉर्टकट्स की बात होती है तो अपने फंडामेंटल्स को तार्किक रूप से समझना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं हमेशा यही मानती हूँ। सही बात है। जब किसी नियम के पीछे का क्यों समझ आ जाता है तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इस सफर की शुरुआत संख्याओं की सबसे बुनियादी हिस्से से करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। बचपन से हमने यही पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या शून्य अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है? इसे ऐसे देखते हैं, शून्य एक खाली कमरे की तरह है। अच्छा, खाली कमरे वाला उदाहरण, ये काफी दिलचस्प है। है ना? अगर उस कमरे में रखी कुर्सियां गिननी हो तो गिनती 1 2 3 से शुरू होगी। लेकिन क्या उस खालीपन को गिना जा सकता है? क्या कुछ नहीं को गिनना प्राकृतिक है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस गणितीय दुनिया में खड़े हैं। अगर हम पारंपरिक गणित की बात करें तो मैं कहूंगी कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में इंसानों ने चीजों को गिनने के लिए गिनती बनाई थी, सही? बिल्कुल। लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जाएं तो वहां की तो पूरी बुनियाद ही 0 और 1 पर टिकी है। अरे हाँ, प्रोग्रामिंग में तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही शुरू होती है। एकदम सही। सेट थियरी और कंप्यूटर साइंस में 0 को पूरी मान्यता दी जाती है, लेकिन 0 के नियम इतने सीधे नहीं हैं। अगर हम फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे नजर डालें तो इसका असली जादू सामने आता है। फैक्टोरियल मतलब किसी संख्या के आगे वो जो विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। हाँ, वही। तो जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना हो, जिसे 5 फैक्टोरियल कहते हैं, तो उसका मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जिसका जवाब 120 आता है। आसान भाषा में कहें तो 5 अलग-अलग चीजों को 120 तरीकों से सजाया जा सकता है। लेकिन अब गणित के सबसे बड़े ग्लिच पर आते हैं। ग्लिच? कैसा ग्लिच? 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? रुको रुको, आम तर्क तो यही कहेगा कि जब संख्या ही 0 है, चीजें ही 0 है, तो उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका भी 0 होना चाहिए। गणित का बुनियादी नियम भी तो यही कहता है। यहीं पर गणित की गहराई सामने आती है। 0 के फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे संभव है? जब कोई वस्तु है ही नहीं तो जवाब 1 कैसे आ सकता है? इसे नियमों को तोड़ने के बजाय सबसे शुद्ध रूप समझना चाहिए। फैक्टोरियल हमें बताता है कि चीजों को व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हाँ, खालीपन है, तो उस खालीपन को व्यवस्थित करने का कितना तरीका होगा? केवल एक ही तरीका होगा, और वो है उसे वैसा ही खाली छोड़ देना। अरे वाह! सेट थ्योरी में से एम्प्टी सेट कहते हैं ना? बिल्कुल। कुछ न होना भी अपने आप में एक व्यवस्था है, इसलिए 0 का फैक्टोरियल 1 माना जाता है। मैं जब भी ये सोचती हूँ मुझे ये किसी फिलॉसफी जैसा लगता है। ये सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाला कॉन्सेप्ट है। खैर, 0 की इस जादुई दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उन संख्याओं की बात करते हैं जो अपने आप में एक पहेली हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स गणित की वो ईके हैं जिनसे बाकी सारी संख्याएं बनी हैं। ये वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 और दूसरी वो संख्या खुद। जैसे 2 3 5 7। हाँ, ये किसी और के पहाड़े में नहीं आती। यहाँ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं। आखिर 1 भी तो सिर्फ 1 से ही कटता है। परिभाषा बहुत सख्त है। प्राइम नंबर होने के लिए ठीक 2 अलग-अलग फैक्टर्स का होना अनिवार्य है, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अच्छा, तो क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, इसलिए वो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता। एकदम सही। यही कारण है कि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। वह पूरी तरह से एक अलग कैटेगरी है। और एक और मजेदार बात बताऊं। हाँ बिल्कुल। 2 इकलौती ऐसी सम संख्या, मतलब इवन नंबर है, जो प्राइम है। 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं अनंत तक जाती हैं, वे सबकी सब विषम या ऑड होती है। ये सब तो थ्योरी हो गई, लेकिन मान लीजिए किसी एग्जाम में अचानक एक बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, तो ये कैसे तय होगा कि वो प्राइम है या नहीं? हर एक संख्या से भाग देके देखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, वो तो पसीने छुड़ा देगा। इसके लिए एक स्मार्ट तरीका है।
मान लीजिए हमें 97 यानी 97 को चेक करना है। सबसे पहले तो आखिरी अंक देखिए। अगर वो 0, 2, 4, 5, 6 या 8 पर खत्म होती है तो वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो 97 का आखिरी अंक 7 है, मतलब ये इस टेस्ट में पास हो गया। अब आगे क्या? दूसरा काम है अंकों को जोड़ना। 9 और 7 का योग होता है 16। क्या 16 3 से विभाजित होता है? नहीं, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता। तो ये 3 से भी बाहर हो गई। अब एक बहुत ही ताकतवर नियम आता है। 3 से बड़ी हर प्राइम नंबर को हमेशा 6k+1 या 6k-1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब अगर 6 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 या 5 बचेगा। इसे 97 पर लगाकर देखते हैं। 6 गुणा 16 होता है 96 और उसमें 1 जोड़े तो 97 आता है। ये तो फिट बैठ रहा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक हिंट है, फाइनल प्रूफ नहीं। फाइनल चेकिंग के लिए हमें उस संख्या के स्क्वायर रूट तक की सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखना होता है। 97 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 97 का स्क्वायर रूट लगभग 9.8 के आसपास होगा। बिल्कुल। तो हमें केवल 9.8 से छोटी अभाज्य संख्याओं यानी 2, 3, 5 और 7 से भाग देकर देखना है। 3 और 5 तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। हाँ, बस 7 बचा। तो 97 को 7 से भाग देते हैं। 70 और 27 नहीं, भाग पूरी तरह नहीं जाता, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब अपने स्क्वायर रूट तक किसी भी प्राइम नंबर से ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। अतः 97 शत-प्रतिशत एक अभाज्य संख्या है। क्या बात है! बिना पूरी गिनती पढ़े हमने 97 का रहस्य सुलझा लिया। लेकिन मैं सोच रहा था, इन अभाज्य संख्याओं का असल जिंदगी में काम क्या है? अगर ये प्राइम नंबर्स ना होना तो आज हमारा पूरा इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सच में? वो कैसे? क्योंकि क्रिप्टोग्राफी और डेटा इंक्रिप्शन पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर है। इसे एक ताले की तरह समझिए। जब हम इंटरनेट पर सुरक्षित जानकारी भेजते हैं तो सिस्टम 2 बहुत बड़ी अभाज्य संख्याओं को गुणा करके एक ताला बनाता है। 2 बड़ी संख्याओं को गुणा करना तो कंप्यूटर के लिए आसान है। हाँ, गुणा करना आसान है, लेकिन अगर किसी हैकर को वो गुणनफल मिल जाए और उसे पता लगाना हो कि किन 2 अभाज्य संख्याओं से ये ताला बना था, तो ये काम दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। मतलब ये प्राइम नंबर्स हमारे इंटरनेट के डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कमाल है। अच्छा, फैक्टर्स की बात चली रही है तो भिन्नों और दशमलवों मतलब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के एक जादू पर आते हैं। डेसिमल्स का व्यवहार बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं तो या तो वो कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, जैसे शांत दशमलव कहते हैं, या फिर वो अनंत तक चलता ही जाता है, जिसे अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि बिना कैलकुलेटर के कैसे पहचाना जाए कि कौन सा फ्रैक्शन रुकेगा और कौन सा भागेगा? इसका पूरा रहस्य उस भिन्न के हर मतलब जो नीचे वाली संख्या होती है ना, डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स में छिपा है। इसे आप डिनोमिनेटर का डीएनए कह सकते हैं। डिनोमिनेटर का डीएनए? थोड़ा विस्तार से समझाइए। नियम बहुत ही सीधा है। अगर नीचे वाली संख्या के डीएनए में केवल 2 है, केवल 5 है या दोनों मौजूद हैं, तो वो डेसिमल हमेशा शांत होगा, वो रुक जाएगा। और अगर कोई और नंबर आ गया तो? अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर जैसे 3, 7 या 11 घुल गया तो वो दशमलव कभी शांत नहीं होगा, वो अनंत तक चलता रहेगा। इसे उदाहरण से पक्का करते हैं। मान लेते हैं पहला फ्रैक्शन है 9/20। यहाँ डिनोमिनेटर 20 है। 20 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ साफ दिख रहा है कि इसके डीएनए में केवल 2 और 5 ही हैं। तो नियम के हिसाब से इसे रुक जाना चाहिए। और अगर 9 को 20 से भाग दें तो उत्तर 0.45 आता है। ये तो सच में रुक गया। हाँ। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं 8/15। यहाँ डिनोमिनेटर 15 है। 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5। 5 तो ठीक था, लेकिन यहाँ 3 की एंट्री हो गई। बिल्कुल। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आई, इसका बिहेवियर बदल जाएगा। इसका मान 0.5333 आता है, जहां 3 कभी खत्म नहीं होता। ये ट्रिक तो समझ आ गई, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 2 और 5 में ऐसा क्या खास है जो 3 या 7 में नहीं है? क्या ये कोई वीआईपी नंबर है? ये सवाल हमें गणित के बेसिक्स तक ले जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो नंबर प्रणाली है वो बेस 10 है,
यानी हमारे पास 0 से 9 तक 10 अंक हैं। अच्छा, और 10 के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 और 5? एकदम सही। इसलिए जो संख्या केवल 2 और 5 से बनी है वो हमारे बेस 10 वाले सिस्टम में फिट हो जाती है। अगर हमारी 10 के बजाय 12 उंगलियां होती तो ये नियम पूरी तरह बदल जाते। ओहो, ये तो सच में दिमाग खोल देने वाली बात है। सिर्फ नीचे की संख्या का डीएनए देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये मेंटल मैथ के लिए एक सुपर पावर है। और मेंटल मैथ को तेज करने के लिए एक और चीज जरूरी है, विभाज्यता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। हाँ, बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना भाग दिए पता लगाना कि वो कटेंगी या नहीं, ये तो समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें 8, 9 और 11 के नियम सबसे दिलचस्प हैं। 8 का नियम कहता है कि पूरी संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आखिरी 3 अंकों को चेक कीजिए। अगर वे 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या कटेगी। और 9 का नियम तो बहुत फेमस है, संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दो और अगर उनका टोटल 9 से कटता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ भी बेस 10 सिस्टम का ही खेल है। अगर आप ध्यान दें तो 10, 100, 1000 ये सभी संख्याएं 9 के मल्टीपल से हमेशा एक ज्यादा होती हैं। हाँ, जैसे 10 मतलब 9 + 1, 100 मतलब 99 + 1। बिल्कुल। तो जब हम किसी संख्या को तोड़ते हैं तो 9 के मल्टीपल तो कट जाते हैं और रिमाइंडर के रूप में सिर्फ उनके मूल अंक बच जाते हैं। इसीलिए अंकों का योग करने से 9 की डिविजिबिलिटी का पता चल जाता है। ये लॉजिक बहुत ही शानदार है। अब इसका एक प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 56,47,132। सवाल यह है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सबसे पहले इसके सभी अंकों को जोड़ना होगा। 5 + 6 + 4 + 7 + 1 + 3 + 2, इनका योग आता है 28। 28। अब ये देखना है कि 28 के ठीक बाद 9 के पहाड़े में क्या आता है। 9 × 27 और 9 × 4 = 36, तो 28 के बाद 36 आता है। सही कहा। अब 28 को 36 बनाने के लिए उसमें 8 जोड़ना होगा, तो इसका जवाब 8 है। चुटकियों में हल हो गया। अच्छा, 11 का नियम क्या है? वो थोड़ा जटिल लगता है मुझे। वो बहुत ही लयबद्ध है। इसमें इवन और ऑड पोजीशन पर रखे अंकों को अलग अलग जोड़ना होता है, फिर उन दोनों का अंतर निकालना होता है। अगर अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो चलिए इन सब नियमों का एक मेगा टेस्ट करते हैं। एक बहुत ही बड़ा उदाहरण लेते हैं। मैं तैयार हूँ, बताइए। सवाल यह है, अगर 3 विशाल संख्याओं को गुणा किया जाए। पहली है 8078, दूसरी है 16085 और तीसरी है 16868, और इस पूरे गुणनफल को 8 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा? देखने में तो ये काफी डरावना लग रहा है। वही तो। क्या हमें इन तीनों को पहले गुणा करना पड़ेगा? इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। गणितज्ञ अक्सर बहुत आलसी होते हैं, मैं आपको बता दूं। वे हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं। यहाँ मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जादू काम आता है। हमें इन्हें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? सिर्फ तीनों संख्याओं को अलग अलग 8 से भाग देकर उनके रिमाइंडर निकाल लीजिए। अच्छा, तो टुकड़ों में तोड़ते हैं। 8 का नियम था कि सिर्फ आखिरी 3 अंकों को भाग देना है। बिल्कुल, शुरू कीजिए। पहली संख्या है 8078, आखिरी अंक है 078। 78 को 8 से भाग दें तो 8 × 72, रिमाइंडर बचा 6। सही है। अब दूसरी संख्या। दूसरी है 16085, आखिरी अंक 085। 85 को 8 से भाग दिया तो 8 × 2 = 80, रिमाइंडर बचा 5। और तीसरी संख्या? तीसरी है 16868, आखिरी अंक 868। इसे 8 से भाग दें, 8 × 1 = 8 और 8 × 8 = 64। तो ये तो 864 कट गया, रिमाइंडर बचा 4। अब हमारे पास 3 छोटे छोटे रिमाइंडर आ गए, 6, 5 और 4। अब आगे क्या करना है? मॉड्यूलर अरिथमेटिक के हिसाब से बस इन छोटे रिमाइंडर्स को आपस में गुणा कर दीजिए। 6 × 5 × 4। 6 पंजे 30 और 30 चौके 120। गुणनफल आया 120। अब आखिरी कदम, इस 120 को 8 से भाग देकर देखिए कि फाइनल रिमाइंडर क्या आता है। 120 को 8 से भाग दिया, 15 × 8 = 120 होता है। ये तो पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर आया 0।
देखा आपने? मतलब इतने बड़े गुणनफल को 8 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, बिना किसी बड़े कैलकुलेशन के जवाब आ गया। ये तो सच में दिमागी कसरत का चरम है। यही गणित की खूबसूरती है। ये एक ऐसा टूलकिट है जो विशाल जटिलताओं को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में तोड़कर बेहद सरल बना देता है। तो चलिए आज की इस तार्किक यात्रा को समेटते हैं। आज हमने देखा कि संख्याओं की दुनिया में हर नियम के पीछे एक ठोस कारण है। हाँ, चाहे वो 0 का फैक्टोरियल 1 होना हो या अभाज्य संख्याओं का डिजिटल सिक्योरिटी में रोल हो। और किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डीएनए ये तय करता है कि दशमलव शांत होगा या अनंत तक चलेगा। और अंत में हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक से बड़े कैलकुलेशन को चुटकियों में सुलझाया।